मोदी जी, कसम से मैं एक बात ऐसी सोचता हूं अभी। मैं जब सीनियर सिटीजन बन गया ना और कब्र में बैठ करके बन गया मर करके, तो ये जंतर मंतर पे हमारे फौजी भाई बैठे हैं। सर, ये सच बात बोल रहे हैं। कसम भगवान की मैं तो बोलता हूं, मैं हिंदुस्तान की फौज में क्यों गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप क्या क्या हो लिया आपके साथ में। लेकिन सच्चे इंसान की तो इज्जत है ना, ईमानदार की इज्जत तो होनी चाहिए ना। वो आपकी भी हो रही है, आपके पीछे भी बहुत पड़े हैं। दुनिया बड़ी है, दुनिया से कहलवाया जा रहा है कि कैसे भी कर करके इस सच्चे इंसान को गिरा दो, एक दफा गिरा दो। ये हरामजादा कैसे ऐसे डंका बजा रहा है। ये नीचपना हो गया सर। क्या मेरा हिंदुस्तान होगा? क्या सच्चाई कभी सामने आएगी इस हिंदुस्तान की? नहीं आएगी सर, नहीं आएगी कभी भी। मैं बोलता हूं कि मैं यूक्रेन में, रशिया में क्यों नहीं हूं आज सर। मेरे देश में जल्दी से जल्दी युद्ध हो जाए। एक बार बोलते हैं ना, 56 इंच का सीना वो बिढ़ा दो दे चाइना से, पाकिस्तान से। ये बहुत खुट्टा ठोक गए। मैं अपने आप वॉलेंटियर बन के आ जाऊंगा, तब तो आ जाऊंगा, तब तो मेरे को ले लोगे। हिंदुस्तान ले लेगा, लेगा। मेरे फादर को भी घर हड़ जोतते हुए को 71 की लड़ाई में बुला लिया था। तनख्वाह देने के लिए हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं था, तो जवानों को ये तोड़ करके घर बैठा देते। बैठाया था, मेरे फादर साहब को बैठाया था। फिर उन्होंने बुला करके मरने के लिए बुलाते हैं हमारे को। अरे हम मरने के लिए ही तो जाते हैं, हम पैसे के लिए नहीं जाते सर। ये जंतर मंतर में ये पैसे नहीं मांग रहे, ये पैसा नहीं मांग रहे। ये अपना मान सम्मान और इज्जत मांग रहे। ये अपनी इज्जत की भीख मांग रहे हैं सर, अपने मान सम्मान की भीख मांग रहे हैं, अपने कर्मों धर्मों की मांग रहे हैं। यही तो है, यही रैंक तक कर्मों धर्मों की है, बाकी नहीं है फौज सर। जो पीएचडी करके जाने लगे ना, ये जेएनयू से पढ़ करके जा रहे हैं ना, ये जनरल कर्नल ब्रिगेडियर बन रहे हैं ना, इन्हीं के कारनामे, इन्हीं के सर, इन्हीं का राज है वहां। 50% सर। मैं रेशियो बताऊंगा आपको हिंदुस्तान का, मैं रेशियो बताऊंगा सर। भ्रष्ट है ये ऑफिसर लॉबी, पूरी भ्रष्ट है। भ्रष्ट भी है, करप्ट है। करप्ट है तो स्मगलर है, रेपिस्ट है, मर्डर करने वाले हैं, देश को तोड़ने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के अफसर कहलाने के लायक ही नहीं है सर। नहीं है सर अफसर। मैं 3 दफा मैं नोएडा में जा रहा हूं और विनती कर रहा हूं। 3 चांस दे लिए मैंने, और अब एक चांस और दूंगा मैं, लास्ट। हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा सभी के, चैनलों की। मेरी कहानी और मेरे अफसर लिए ये नहीं कि सभी अफसर भ्रष्ट, सेना भ्रष्ट, सेना गद्दार, सेना खून की दलाली, सेना रेपिस्ट। ये नहीं कोई माई का जाई बोलेगा। इसमें जंतर मंतर पे बैठे हैं वो भी, हर आदमी को ये मत बोलो अग तू ऐसा। कोई भी आए तो उसको डायरेक्ट, जब तक उसका प्रूफ ना हो, प्रूफ बगैर किसी को चोर बोला जाए, मैं नहीं मानता उसको। बगैर प्रूफ गद्दार बोला जाए, बगैर प्रूफ बेईमानी, भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट, कुछ भी ब्लेम लगाया जाए, बगैर प्रूफ और बगैर गवाह, ये हमारा कानून भी कहता है।
नहीं लगाया जाए। जंतर मंतर पे बैठे हैं, इज्जत के साथ बैठे हो, इज्जत के साथ बैठे हो, सेना की बेइज्जती मत कराना। अगर जरूरत पड़े हिंदुस्तान को तो इस सैनिक को बुला लेना, इस सैनिक को बुला लेना अगर जरूरत पड़े तो। क्यों? मेरे फादर साहब को भी बुलाया गया था, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। मैं क्या बोलूं, मैं गलत बोलूंगा तो मेरे भी बोलेंगे कि अब मैं गलत नहीं बोलूंगा। बहुत बोल लिया मैं, बहुत रो लिया। 2 साल से नहीं, मैं 17 साल से तो कब्र में हूं। कब्र से निकल के 2 साल होगी मेरे को। मैं चक्कर काट रहा हूं कि मेरी कोई तो सुने, एक सैनिक की कोई तो सुने। लेकिन हिंदुस्तान बहरा है, अंधा है, नहीं सुनेगा। अब कोई भी कुछ भी कर दो ना, राजनीति कुछ भी कर दो, स्मगलर, चोरी, डकैती, रेपिस्ट, कुछ भी कर दो, 2 मिनट के अंदर उसको हाईलाइट कर देते। भाई इसका अभी तुरंत FIR करो और इसको कोर्ट में केस करो, ईडी लगाओ, CBI लगाओ, ईडी लगाओ और इसका फैसला करो। लेकिन मेरा फैसला मैं खुद ही भी CBI मांग रहा हूं, मैं ईडी मांग रहा हूं, मैं SIT मांग रहा हूं, मैं जांच आयोग मांग रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के सामने नहीं बोलना चाहता इन गद्दारों की बात, इन गद्दारों की बात, देशद्रोहियों की, गद्दारों की मैं नहीं बोलना चाहता सर। अब मैं बाई नेम रील चढ़ाऊंगा इनकी, बाई नेम प्रूफ के साथ, गवाहों के साथ, 1000 गवाह रह गए इस सेना में जाकर के, जब सलूट मारते थे उस बेईमान, भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट, स्मगलर, चोर, डकैत। कोई मान सम्मान नहीं, जिंदगी में पैदा हुए हो, कहां हुए हो, अब तुम्हारे को पता लगेगा। अब मैं सर बोलने लगूंगा, अब एक एक का नाम बोलने लगूंगा। ये क्या करते हैं और हिंदुस्तान इनको क्या मानता है? बोला लड़े फौज नाम सरदार का। तो ये जो सच्चे है ना, ये जो रो रहे हैं, ये हैं सच्चे, इनमें है सच्चाई। ये हरामजादों को तनख्वाह मिलती है 10-10 गुना, इन डकैतों को तनख्वाह मिलती है 10-10 गुना, जवान से TADA 10 गुना, फ्री के नौकर चाकर सब सेना के जवान, इनकी सब टोटल काम भ्रष्ट है। ये 50% बोल रहा हूं भ्रष्ट। कोई चोर डकैत है, कोई अपने बच्चों को ही बेच रहा है, कोई अपने ईमान धर्म को, कोई अपने खानदान को बेच रहा है, कोई देश को ही बेच रहा है, कोई देश को ही नशेड़ी बना रहा है, बर्बाद कर रहा है, कोई जुआरी बना रहा है, उग्रवादियों से मिलकर के उनको भी देशद्रोही का घोषित कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? ड्यूटियां कर रहे हैं। अरे इनको तनख्वाह इतनी किस बात की? ये जवानों का पेट काट लेते हैं, गवर्नमेंट का पेट काटते हैं, हिंदुस्तान का, इस धरती माता का चीरा लगाते हैं। दर्द सबको होता है, लेकिन इनको नहीं होता सर, नहीं होता सर, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कैसे दर्द हो जाएगा इन बेईमानों को? देशद्रोही को, गद्दार को कभी दर्द हुआ है क्या? स्मगलर को, इनको दर्द हुआ है क्या? चोर डकैत को दर्द हुआ है क्या? वो तो ईश्वर के घर में फैसला होता है कि तूने किसके लिए किया। तू जवाब देते किसके लिए किया। अब जवाब तो मैं मांगूंगा, मैं भुक्तभोगी हूं, तो मैं सभी भाइयों को बोल रहा हूं, सभी को, अफसरों को ये मत बोलो कि सभी अफसर लो भी नहीं। इनका सिलेक्शन तभी होगा, इनकी पोल तभी खुलेगी जब एक एक का नाम लो, अपनी अपनी यूनिट का। सबकी यूनिटों में भरे पड़े। अगर एक यूनिट के अंदर में 15 का स्टेट ऑफिसर है, तो उसमें से 15 में से 10 तो बैकुंठ खाते रहते, बैकुंठ खाते। MTO बना दो, कर्नल बनाएगा, MTO बना दो, कितना गबन करना है बांट लो।
तेल बेचो, गाड़ियां चलेंगी नहीं, तेल बेचो। लंगर के अंदर लगा दो तो लंगर का दे, बीक्यू में, स्टोर में लगा दो तो कंडीमेंट्स को चोरी करो और बेचो और जवानों को सप्लाई मत दो, दो ही मत जवानों को। वो सुक्की पॉलिश मिलती थी और बूट की पॉलिश सुक्की। साबुन ऐसा 6 साल का बना हुआ, वो कपड़े को ही फाड़ दे जवान के, वो साबुन तो क्या, वो कपड़ा वो पत्थर देते थी, बेच के खा जाते हैं। मिले हुए बड़े बड़े सेठों से ये जनरल, ये क्या क्या लाते थे, मैं एक एक यूनिट का बताऊंगा अभी, ये करते हैं वो बता रहा हूं मैं। लंगर को ये खा जाते हैं, फिर तनख्वाह मांग लेते हैं जवान से, सस्पेंड कर करके तनख्वाह मांगते 2-2 साल की। 2 साल की तो मेरे से मांगी है, मैं अकेले से नहीं, अकेले से नहीं सर, 50 आदमियों से। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी बोलते 2 साल की तनख्वाह तो मेरे को दो, तब फौज में नौकरी करोगी। क्या भ्रष्टाचार क्या हो गया हिंदुस्तान को? मैं तो बोलता हूं कहीं पाकिस्तान की सेना में वहां होते, वहां सेना की चलती है, जवानों की चलती है वहां। अगर ऑफिसर बनना है तो हिंदुस्तान में, और जवान बनना है पाकिस्तान में। मैं आज की बात नहीं बोल रहा, मैं 1971 की बात बोल रहा हूं। हमारे फादर साहब और जब ये फौज में थे ना, इन्होंने बताया था, उनकी फौज के बारे में भी बताया, उनके देश के बारे में भी बताया। हमारा पड़ोसी है, हमारे से अलग हुआ है। लेकिन हमारे अंदर जब देखा हमने तो हम भी रह गए इनके कारनामे। अब मैं बताता हूं, मैं भर्ती स्टार्ट होता हूं, उससे लेकर के मैं हर यूनिट का मैं बताऊंगा और बाई नेम बताऊंगा, बाई नेम। आज इंक्वायरी कर लीजिए, हिंदुस्तान के समझ में आ जाएगी और न्यायालय के समझ में आ जाएगी। कानूनों के अंदर संस्थाओं को, मैं तो संस्थाओं को बोलता हूं, संस्थाएं समझे, और संस्थाएं हमारी बात सुने नहीं, इनको बुलाया जाए जो वर्तमान में है, प्रेजेंट, और हमारे साथ क्या किया और हमने इनके साथ क्या किया, फिर इसकी क्रिटिसाइज हो। ऐसे नहीं अगर ये ऐसा है, ये राजनीति ऐसी है, ये समाज ऐसा है, ये धर्म ऐसा है, ये फौज ऐसी है, मतलब कोई भी लॉबी, हर लॉबी का ये क्यों करते हैं ऐसा? आदमी को मजबूर कर देते हैं, फिर वो उसी लाइन में जाना पड़ता है। नहीं जाए तो बर्बाद है, बर्बाद है तो हथियार उठाएगा, चोरी डकैती, वो कुछ भी करेगा, वो फिर अपना वो गलत करेगा, वो गद्दारी में आ जाए। जब वो भी पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, वो भी गद्दारी में, और वो उसमें वो नाम लिखा जाएगा, फिर वो पछताएगा, फिर वो भगवान के घर में क्या जन्म वो देगा, बयान देगा। अगर मैंने जन्म दिया था तो मैंने क्या कर्म करने के लिए इंसान को जन्म दिया जाता है? तेरे को अफसर बनाया गया था तो तेरे पास क्या कमी थी, तो अफसर की क्या कमी रहती है? हम तो ये बोलते हैं जमाना कि भाई इनके माँ बापों ने अच्छे कर्म किए थे, इनके गुरुओं ने इनको पढ़ा, शिक्षाएं अच्छी दी थी। अब ये इतने बड़े बड़े अफसर बन के आए हैं तो ये कैसा अफसर होगा? तो उसमें अच्छे भी होते हैं। एक नंबर हिंदुस्तान के अफसर, एक नंबर सेना के जवान, एक नंबर अफसर, एक नंबर। लेकिन 50% तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है। 50% ही, तभी तो अभी अग्निवीर में 25% छाट रहे हैं। ये हिंदुस्तान समझे, हमारे जनरलों ने भी फैसला किया है। मैं पक्ष में हूं अग्निवीर के, अग्निवीर के पक्ष में मैं खुद हूं। क्यों हूं? मेरे से क्रिटिसाइज कर लो, बोलने से नहीं होता है। नहीं तो 71 का युद्ध हुआ तो गांव से फिर बोलते ना, रिटायर हो गए कि 2 युद्ध का अनुभव किसको है, उसको बुलाया गया था। वो बटमैनों को और इनको जो ग्रुपों में इन्होंने कर रखे हैं,
जवान तो जवान ही भर्ती होता है ना, लेकिन रिश्वत दे करके जाते हैं तो वो ड्यूटी के लिए फिट नहीं होते। हमारी आधी सेना अनफिट में रख देते हैं ये। और जो फिट भी होता है ना तो इनके घरों में नौकर रख के वो मैड में कंडेम कर देती है काम करा करा करके। वो इनकी मैड में ये खुद ही सारे लग जाते हैं उनके कि मेरे 10 चाहिए, कोई बोलेगा ये, बोले ये है, ये चुगली कर देगा, ये अंडी है तो उसको भगा दो। कोई नपुंसक आना चाहिए जो बोले नहीं। इनके पास कौन रहना चाहिए? जो मुंह नहीं खोले, हमारी घर की पोल पट्टी किसी को ना दे। लेकिन वो सारे जवान आके रोते हैं, इनके बहम है, इनके बहम है कि हमारी बातें घर की बाहर नहीं जाती। सुबह सुबह मैं तो मैस कमांडर रहा हूं, मैं तो 25 साल कमांडर, 15 साल तो मैंने कमांडरी की है। 15 साल में तो मैस वाले तो मेरे को छोड़ते ही नहीं थे। जो आ जाए अफसर बड़ा आ जाए तो मेरा बॉडीगार्ड रहेगा। वहां से ना वो सही अफसर, और जो आ जाए हमारे से खिलाफ एंटी जवान से, चोर डकैत आ जाए, भ्रष्टाचारी आ जाए, देशद्रोही, वो हमारे को वहां से वो अपने पास नहीं रखेगा। फिर हम कंपनियों में जाए तो वहां मैस कमांडर, वहां कोत कमांडर, ये मैस को सुधार, यहां खा रहे जवानों का, यहां खा रहे, इनसे लड़ाई कौन लड़े, इनसे लठ कौन बजाए, इनसे गाली गुप्ता कौन करे। ये जवानों की मां बहन करते हैं तो इनकी मां बहन कौन करे। तब मेरा सिलेक्शन होता था सर, मेरा सिलेक्शन इसलिए रहता था। तो मैं जहां भी रहूं तो ये सारे बटमैन वहीं आते हमारे पास। फिर ये अपनी साहब गया परेड में, नाश्ता कर लिया, आ गया, 15 मिनट रहे, फिर बाद में वो मैडमों का काम किया और बीबी बच्चों का काम किया, और फिर वो जाकर के लाइन में हमारे पास आ जाए, मैं इस कमांडर के पास, फिर वो आकर के अपनी कहानी रोए। वो सब कहानियों का पता है, सारे बटमैन में एक एक नाम बटमैन का बता दूंगा, एक एक अफसर का बता दूंगा कि इन्होंने नहीं कि इनके कारनामे क्या है, बताएंगे। ऐसे नाम ले लेकर के बताओ और इनको बुलाओ, इनके बीबी बच्चों को बुलाया जाए और इनको बुलाया जाए और हमारा सामना कराया जाए। जब दूध का दूध पानी होगा हिंदुस्तान में। ऐसे भाई बोल तो रहे हो, बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, जो अब लांछन लगाया है खुलेआम उसके हम गवाह हैं और हमारे पास मुजरिम है। और प्रधानमंत्री जी को मैं भी बोलता हूं कि मैं हिंदुस्तान की सपोर्ट में बार बार 2 साल से तो मैं रो रहा हूं, और मैं आपकी सपोर्ट में कंधा से कंधा मिलाने के लिए मैं आ रहा हूं। आपने लाल किले से घोषणा की है तो मैं दिल्ली भी गया था और आपका नाम लेकर मैंने यूट्यूब पर बोल रखा है। और अब मेरे को मालूम है कि अब हिंदुस्तान के अंदर बहुत पब्लिक जागरूक हुई है। मेरे को एक को तो बेवकूफ़ समझते हैं, तो मेरे को तो मीडिया बात लेता ही नहीं है। बोलते हैं कि ये बात इनको देंगे तो पता नहीं क्या हंगामा हो जाएगा। अब दुनिया के सामने हंगामा हो रहा है ना, अब आगे ना मीडिया देख ले, चौथा स्तंभ देख ले, रजत शर्मा देख ले, भाई सुधीर चौधरी देख ले, अर्णव गोस्वामी देख ले, अंजना ओम कश्यप, आज तक वाले, इनका मैं इनका फेवरेट था, इनका नाम जानता हूं मैं इन सब चैनलों में बड़े बड़ों में तीन दफा गया हूं। तो मेरे को गेट में एंट्री नहीं देते, वो गार्ड सलूट मारती है, अंकल आ गया। अंकल की कहानी तो सही है, ये रो रहा सही है, ये अपनी व्यथा सुना रहा है, इसको क्यों मार के डाल रखा है, लेकिन ये बोलते हैं अंकल तेरा इंटरव्यू नहीं होगा, या जाके अंदर खुसफुस करते हैं। ये मेरी जब सूचना देते हैं वो अंकल फिर आ गया, फौजी अंकल आया है अपना दुखड़ा रोने के लिए, तो उधर से अंदर से आकर के मुंह लटका के, गार्ड मुंह लटका के आ जाती है कि इस सैनिक की क्यों नहीं सुनी जा रही। वो भी मेरी व्यथा को समझते हैं, वो भी हिंदुस्तान के हैं, वो कर्मचारी हैं, वो फौज में नहीं गए तो जवान तो है, ड्यूटी तो कर रहे हैं गेटों में। एक रिक्शा वाला भी सही जाना, मैं रिक्शा में बैठता हूं, वहां रोता हूं। जब मैं ऑफिसों से चलता हूं तो मैं रिक्शा वालों को बोलता हूं रे मैं करम ठोक इसलिए आया हूं भी ये बेटी चौदहसी है। फिर मैं गाड़ी देता हूं इनको कि ये किन की सुनते हैं, फिर वो मेरी बात सुनते हैं तो रह अंकल किराया मत दो। कोई गाड़ी वाला बैठा लेता है तो बोलता है नंबर दे दो आपसे मिलेंगे। मेट्रो के अंदर मेरे को
ऐसे ऐसे इंसान मिले हैं कि एक मैडम ने बोला मैं हेल्प करूंगी आपकी, मैं बहुत बड़ी अधिकारी हूं, मेरा नंबर किसी को मत, मेरे को नंबर नहीं दिए, मेरे नंबर ले लिए। बोली मैं सेंटर में हूं। मैं बोला मैडम मैं इस ऑफिस में रहा हूं, आप किस में? बहुत बड़े ऑफिस में और बहुत बड़ी अधिकारी। तो बोले मैं आपकी गुप्त सहायता करूंगी। लेकिन वो मैडम भी क्या करेगी, मेरी बेचारी क्या करेगी, वो मेरा क्या सहायता करेगी वो, लेकिन दिल से बोला उसने हेल्प करूंगी मैं। लेकिन मेरा केस तो ओपन कर दो, मेरी फाइल तो खोल दो। नहीं खोलोगे और ना इन जल्लादों को लाओगे, ना इन देशद्रोहियों को, गद्दारों को हिंदुस्तान के सामने लाओगे, फिर मैं क्या करूं? आत्महत्या कर नहीं सकता, जवान आत्महत्या नहीं कर सकता। अब एक केस ऐसा हुआ है उसके ऊपर मेरा पूरा परिवार ही आत्महत्या, बोला अब तो दुखी हो गए। तो सच्चा आदमी है, अगर मैं नहीं हूं तो सच्चा के ऊपर ही तो विघ्न पड़ते हैं। इन डकैतों पे इन पे क्या व्यथा पड़ेगी? ये तो नोटों में खेलते हैं, ये तो सोने के महलों में रहते हैं, ये तो स्विमिंग पूलों में नहाते हैं, ये तो टापुओं पे घूमते हैं, इनके क्या भिखा पड़ेगा? सच्चे आदमी के जिसने अपना खून पसीने की कमाई को यूज करता है उसके भिखा पड़ता है ना। अपनी मेहनत का कमाता खाता है उसको भिखा पड़ता है ना, इनको क्या भिखा पड़ेगा? कभी सोच के देखो, ईश्वर ने सभी को बनाया है लेकिन जवाब भी सभी से मांगेगा। वो सभी से मांगेगा, अमीर गरीब राजा रंग सब कितना भी बड़ा हो, वहां न्याय होगा, वहां तो न्याय है। लेकिन हमारे से हो गया तो हमारे को न्याय मत दो, हमारी बात सुन लो बस। हमारे को रुपया पैसा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी सच्चाई तो सामने रख दो। मैं तो यही मीडिया को बोलता हूं कि सच्चाई रख दो मेरी सामने। और इनको ये पात्र है, ये सारे इन्हीं को लेकर के एक पिक्चर बना दो हिंदुस्तान में। एक कहानी है उसी पे तो पिक्चर बनती है। तो मैं 3 कहानियां हिंदुस्तान को, और चौथी एक इतनी भयंकर कहानी है कि वो अब कभी कोई स्क्रिप्ट राइटर होते हैं ये सोच नहीं सकेंगे उस कहानी को लिखने के लिए। और हम अनपढ़ है, लेकिन क्या हमने जीवन जी के भुगत भोगी बन के देखा है। देखने के बाद में सच्चाई आती है, तब उस फिल्म को भी ऑस्कर रिवॉर्ड मिलता है। जो सच्चाई है ना, अंतरात्मा है ना, वहां से जो आवाज उठती है वो कहानी हिस्ट्री मिस्ट्री बढ़ती है, बाकी नहीं बढ़ती है। बाकी में तो किंतु परंतु लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। दुनिया के अंदर इतिहासों में क्वेश्चन मार्क लगा है, कहीं भी कोई भी हो, कोई भी कहानी हिस्ट्री मिस्ट्री हो, लेकिन अंतरात्मा की उसमें बहुत कम क्वेश्चन मार्क लगते हैं। और बिल्कुल जिसके नहीं लगते वो तो फिर भगवान है। लेकिन भगवानों को भी, जो भी जन्म लिया है किसी भी धर्म में, उनको ही क्वेश्चन मार्क लग गए। वो तो अवतार ही थे, अवतार थे, सभी धर्मों में अवतार आए, आते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। कोई किसी का धर्म नहीं डुबो सकता, कोई किसी का ईमान नहीं डुबो सकता, कोई किसी की सच्चाई नहीं डुबो सकता। डुबोने वाले बहुत है लेकिन डुबो नहीं सकते। जब तक कोई अड़े, लेकिन अपना जीवन बर्बाद करना पड़ेगा। तो जीवन मैंने बर्बाद किया ना देश के लिए, तो मेरी कहानी रख दो तो आगे देश सुधर जाए। अगर मेरा जैसा किसी ने जिया हो, कोई भी हो, जब कहानी लोगे तो देखोगे कि ये पात्र क्या है और कुपात्र क्या है। मैं खुद मरिया हुई, मैं अपनी मैं 3 दफा मैं डेड हुआ हूं इनसे। मेरे को मालूम है कि भाई तेरा कुछ नहीं होगा, अंधकार है तेरे भविष्य में। नहीं तो इनके हाथ पैर जोड़ ले, इनकी सेवा पानी कर ले, लेकिन नहीं।
इनके बीबी बच्चों को संभाल लो और इनको संभाल लो, नहीं। हमारा धर्म देश को संभालना है, इनको संभालना नहीं है। हमने उंगली हिला दी, आमने सामने की टक्कर ग्राउंड में कर ले, होगी तो टक्कर होगी ग्राउंड में। तेरी दम है तो तू कर ले, और हमारी दम है तो हम कर लेंगे। लेकिन इनकी कलम में पावर है, तो ये हमारे को नष्ट कर देते, हमारे को कब्र में डाल देते, हमारी बाजुएं तो काट देते, हमारा गर्दन काट देते, और हमारा पेट काट देते, और पीठ में छुरा घोप देते, जा रो। जैसे अश्वत्थामा है ना, वो तिल तिल मरेगा, तिल तिल अश्वत्थामा बना देते हैं वीर योद्धा को। लेकिन उसने गलती की, वो भी एक ही गलती, मैं तो बोलता हूं कि नहीं बनाना चाहिए था, और बनाना भी चाहिए था। अब 50-50 में झूल गया। लेकिन उसने थोड़ी सोचा था कि यहां दुश्मन के खेमे में, मेरे दुश्मन मतलब युद्ध के मैदान में बच्चे सो रहे हैं कि वीर योद्धा है, कि वो पांचों पांडव हैं। जानबूझ के नहीं मारा था। हां, उत्तरा के गर्भ में जो बाण मारा था वो गलत मारा था कि मैं तेरा वंश खत्म कर दूंगा। यहां मिला है, यहां महान गलती की है अश्वत्थामा ने। वहां ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना था उसको। तो आज तक अपने कर्मों को लेकर के भुगत रहा है ना। अब ऐसे ही ये मैं इन अश्वत्थामाओं को पकड़ के देता हूं। ये हैं हमारे देश के अश्वत्थामा, हमारे ऑफिसर लोबी। तो इन अश्वत्थामाओं को मैं लाऊंगा, न्यायपालिका न्याय करेगी, कार्यपालिका इनके और संविधान में इनमें संशोधन होगा, और इनके बहुत बड़ा हिंदुस्तान में परिवर्तन करना पड़ेगा। कानूनों में संशोधन होगा, अधिकारों में, सब में संशोधन होगा। अब क्या किया जाए? अगर देश का जवान बर्बाद ना हो, नहीं तो युद्ध नहीं लड़ेंगे, पहले इन्हीं को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे हम। ये मौका है। डीएससी के अंदर जलंधर में लीदड़ा कैंप में हम थे, फिर एयरपोर्ट आदमपुर में हमारी ड्यूटी लग जाती है। मैं सारी कहानियां बताऊंगा। अब ये केवल अफसर की, प्रधानमंत्री जी आपके काम आने वाली है, ये आपके, मैं न्यायालय के काम आएंगी, मीडिया के काम आएंगी। मीडिया देश में बताए, न्यायालय इसके इनके कानूनों को देखे कि ये क्या करते हैं, ये मिस यूज कर रहे, टोटल मिस यूज यही है। एक नंबर जज ये तो बोलते हैं हम तोल दिया तराजू में, तो उसमें कोई आसिंग पासिंग नहीं है। तो हकीकत है, जवान कहां जाए कोर्ट में, मैं जो जवान कोर्ट में जाएगा और केस लड़के जाएगा तो फिर ये देशद्रोही घोषित कर देते। मेरे को चैलेंज किया था इन्होंने, मैं नहीं गया कोर्ट में। क्यों जाऊं कोर्ट में? कोर्ट मेरे को पैसा दे देगा, मेरे को वहां से मेरा केस बोलेगा इसकी तो गलती नहीं है, गलती नहीं है, मैं केस जीत जाऊंगा। केस जीत के मैं उस यूनिट में नहीं जाऊंगा, दूसरी में चली जाऊंगा, वहां मैसेज दे देंगे ये कि इसको देखना। ये सारे इनका नेटवर्क है, इन बादशाहों का, इन ऑफिसर लॉबी का, ब्यूरोक्रेट्स का नेटवर्क है। अगर ये जवान ने ये ऐसा है, ये ऐसा किया है, ये तेरे को भी फंसाएगा। चोर चोर मौसेर भाई है, उसको मैसेज उसको कर देते हैं वहां उस यूनिट में, उसको देशद्रोही घोषित, रेपिस्ट घोषित। जैसे कन्हैया बोल रहा है ना, फौज रेपिस्ट। रेपिस्ट तो ये जेएनयू के पढ़े हुए रेपिस्ट है, फौज रेपिस्ट नहीं है। कन्हैया लाल, मैं आपको बोल रहा हूं, आप बच्चे हो हमारे। मोकामा घाट में और बेगूसराय में हम वहीं पर दौड़ते हुए मैं जवानों को ले जाता था, यूनिट खड़ा करता था, तो वहां 2 यूनिटें खड़ी की है मैंने, और पीटीआई का चार्ज रहता था। मेरे पूरे जवानों को बाटा और 0 माइलर तेरे गांव में, वो पेट्रोल पंप तक इनको दिखा के लाता था कि यहां नहीं जाना, कन्हैया के गांव में, आपके गांव में। मैं बोलता था कन्हैया बेगूसराय में कोई जाएगा तो पैर काट दूंगा, ये बोलता था मैं जवानों को आपके गांव के बारे में। मैं देश को बताना चाहता हूं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और मेरी हिदायत होती थी, पूरे जवानों को लेक्चर देता था मैं।
वो जवान हूं मैं। आपके अंदर गांव के अंदर बहुत भारी कमी थी। अब उसमें क्या रजिस्टर्ड था, क्या रजिस्टर्ड थी, क्या कहानी थी, अब वो किसके कानूनों से, किन के अधिकारों से वहां पर वो ये अड्डा चलता था, उस अड्डे में नहीं जाने देता था मैं। बेगूसराय के अड्डे पे मैं जवानों को नहीं जाने देता था, उनको शिक्षा दे करके। मैं बताऊंगा वो कहानी क्या शिक्षा है। कन्हैयालाल, हमने भी शिक्षा दी है, हमने भी पीएचडी की है। कभी पूछो मेरे से, कंपटीशन करो, बात करो, देश के नेता बनोगे। मैं राहुल जी के घर में भी था, वरुण के भी। मैं वो ये छोकरा कभी बढ़ेगा एक दिन, ये वरुण। लेकिन ये राहुल है, ये थोड़ा उच्चकलन दिमाग का शुरू से ही है। मन का काला नहीं है, लेकिन वो पेट का काला नहीं है। बोलते ना वो भामरा, ये भामरा है शुरू से, फर्स्ट से है, ये नहीं सुधरा, अब तक नहीं सुधर रहा। ये कल भी गलत, बहुत गलत हुआ है। चलो मैं तो बोलता हूं कि ये इतना बड़ा वो नहीं देना था। ये बोलने पे तो पता नहीं क्या क्या हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी सजा न्यायालय वैसे तो देख लेती है न्यायालय की, ये इसकी है, तो हमारे वालों को लाओ ना, इनको क्या सजा दोगे? या तो मेरे को एक जवान को देश निकाला घोषित करेगा न्यायालय, मेरी कहानी सुनेगा तो, और नहीं इन गद्दारों को, या मैं गद्दार। एक गद्दार हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, हर केस में एक एक गद्दार जाएगा बाहर, और न्यायालय को आदेश करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। जब मैं तो बोलता हूं चीफ जस्टिस साहब के सामने बोलता हूं, अब पेश करो ना, जब पेश तो होऊंगा। केस तो अब मेरे पास तो अठन्नी चवन्नी है नहीं, मैं तो न्यायालय को भी बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस को भी बोल रहा हूं, मेरा केस तुरंत आप खोलो। मैं नंबर भी बोल रहा हूं, 83,72,31,178। ये मेरे बेल्ट नंबर है, फोर्स नंबर है, सीआरपीएफ का जवान हूं सर मैं। और मेरी फाइल खुलवा लीजिए, मेरे पास चवन्नी अठन्नी इन गद्दारों ने नहीं जुमना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता इनका। और केस भी करूं, वकीलों को करूं, तो ये न्यायालय मेरे को न्याय दे दोगे आप, लेकिन ये छुपे रह जाएंगे फिर। मैं अभी 2 साल से, जब मेरी पूरी सर्विस अभी 2 साल हुई है, मेरे को कब्र से उठे हुए 2 साल होगी। 2 साल से मैं यही सोच रहा हूं कि केस कर दूंगा तो ये तो तेरे को पैसा मिलेगा, तेरा बेनिफिट मिल जाएगा, तेरा मान सम्मान ये मिल जाएगा। लेकिन देश का मान सम्मान कहां गया? वो ये डकैत कहां गए? इनका नाम तो देश के सामने, कहानी तो देश के सामने आएगी ही नहीं, तो मैं कैसे केस कर दूं? कई बातें मैं सोचता हूं, मैं भी तो अपना सर दिमाग लगा करके बैठा हूं। मैं आपकी हेल्प, चीफ जस्टिस साहब, मैं न्यायालय की हेल्प करने के लिए बैठा हूं, मैं देश की हेल्प करने के लिए अपना जीवन बलिदान करके अब बैठा हूं, और मैं केस नहीं लड़ रहा। चारों के अंदर मैंने, मेरे साथ मेरा मर्डर किया, लेकिन मैंने चारों को दोषी साबित करने के लिए मैं कोर्ट में नहीं जा रहा। क्यों? फिर ये बात साफ नहीं होगी, कोर्ट में नहीं होगी, कानूनों में आप कर दोगे, एक को सजा दोगे, एक को बरी करोगे। ठंडे बस्ते में हो गया, देश तो ठंडे बस्ते में गया ना। आगे फिर ये और करते रहेंगे, ये चलता रहेगा जब तक देश के सामने नहीं आए। बोले ना कंप्यूटर लाया राजीव गांधी, किस लिए लाया? डैम्प हो गया, कोई काम का नहीं है। तो पूरा हिंदुस्तान में अनपढ़ भी कंप्यूटर चलाने लग गया और उंगलियां दबाने लग गए। पूरा हिंदुस्तान में आज कंप्यूटर आ जाए, है सर? ऐसे ही है जी, हमारे को जवानों को, एक को भुक्तभोगी को खड़ा कर लो, हम फैलाएंगे ये बात, ये कहानी को, सच को हम उजागर कर देंगे। न्यायालय उसका न्याय करेगा, कानूनों में संशोधन करेगा। संविधान, लोकतंत्र बोलते हैं तो अपना प्रजातंत्र, संसद भवन है, इसके अंदर अपने कानून बनेंगे इसके ऊपर। इतिहास तो तब बनेगा ना जब सच्चाई सामने आएगी, तो सब जगह। और जो लुटेरे डकैत हैं ये डरेंगे नहीं, इनका ईमान धर्म ही नहीं रहेगा। तो भाई ये कर लिया, किसी ने मेरी पोल पट्टी खोल दी, तब क्या होगा?
रानी को कोई कुछ नहीं बोलता है सर, तो वहां इनको हम बोल ही नहीं सकते। बोलते हैं तो ये हमारे को दफन कर देते हैं। फिर बाद में हम क्या बोले? आके न्यायालय में केस लड़ते हैं। केस लड़ने के बाद जीत करके वो बोलेंगे कि किस यूनिट में, हमारा महकमा बोलेगा किस यूनिट में, मैं इस यूनिट में, कहीं तो बोलते मेरी यूनिट में भेज दो इस हरामजादे को। ये बोलते हैं हम फिर एक बार उसको मारेंगे, यहीं उसका कंठ दबाएंगे हम। लेकिन वो जवान बोलता है कि मेरे को यहां ट्रांसफर नहीं करना है, इसके ग्रुप में ही नहीं करना है, यूनिट में नहीं, ग्रुप में ही। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सारे अलग अलग बने, तो ये दूसरी जगह जवान ट्रांसफर मांगता है, फिर वहां उसको फिर गद्दारी की जाती है, कोई बच भी जाता है। तो ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या हो रहा है? ये कहानियां देखो ना, इन पे सुधार करो सर, सुधार करो। मैं आ रहा हूं, मैं एक दफा मैं भी आ रहा हूं अभी, और ये जंतर मंतर पे भी तो बैठे हैं, लेकिन मैं तो मीडिया के अंदर आऊंगा, मीडिया के अंदर बात करूंगा। मेरा जंतर मंतर की देश को सुनाने की ये बाई नेम ने, हम तो प्रूफ के साथ बाई नेम इनके पास सब बोल रहे, लेकिन प्रूफ के साथ मैं आपके समर्थन में आ रहा हूं। जंतर मंतर वाला कोई भी मेरे से कहानी ले सकता है, आपके साथ क्या हुआ वो मैं प्रूफ के साथ में मैं आपको देता हूं। आपकी सपोर्ट में मैं प्रधानमंत्री को भी दूंगा, मैं राष्ट्रपति महोदय को भी दूंगा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मैं सबको, चीफ जस्टिस साहब सबको, मेरी संस्था को। ये संस्थाएं गलत नहीं है, ये देश गलत नहीं है, इसके अंदर गद्दारी हो रही है वो गलत है, गद्दारी कर रहे वो गलत है, चोरी डकैती जब ये कर रही ये गलत है। इनको ले आ रहा है, सामने ले आएंगे। जय हिंद सर, जय हिंद। आज मेरे को योगा भी नहीं किया, मेरे को तकलीफ है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया था, नाक में बाकी जुकाम उखाम ही होती है, बाकी ऐसा सर सा फट रहा है। लेकिन आज मैं ये स्पेशल में, अब ये जो हो रहा है हिंदुस्तान में, इसके समर्थन में एक छोटा मोटा सैनिक इस देश की मिट्टी की धूल हूं मैं। ये धरती माता है ना, इसी में मिल जाएंगे, मिला रखा है मेरे को, और एक दिन मिल जाऊंगा। लेकिन इसकी सपोर्ट में इसको गलत नहीं होऊंगा, इसको गलत नहीं सींचने देंगे, इसमें इसको गलत गंदा पानी से हम सींचेंगे नहीं, इसको साफ पानी, शुद्ध हवा, जल, ये सब कुछ दूंगा मैं इसको। देंगे हम सब कुछ देंगे। भारत माता में जन्म लिया है ना, सब कुछ देंगे।